Hello students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. Today we are continuing our political science first chapter, that is the Cold War era. Today we are going to cover the topic that is the emergence of the two power blocks. इसके लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा है कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सिचुएशन आपकी चेंज हुई और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश है या दुनिया है वो दो सुपर पावर्स की लड़ाइयों में फंस गया. वन इज़ द USSR एंड अदर इज़ द USA. ओके, तो अब एक दूसरे को ये डोमिनेट करना चाहते हैं, एक दूसरे पे अपना पावर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट वॉर नहीं चाहते. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू कर दिए. ठीक है, तो अब दुनिया क्या देखेगी कि जो दुनिया के सारे देश हैं वो दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे. ओके, अपना अपना एक साइड लेना स्टार्ट कर देंगे कि USA के तरफ करें से सपोर्ट करें या USSR को सपोर्ट करें. द टू सुपर पावर्स वे कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो जो दो सुपर पावर हैं, जो अभी मैंने बात किया है, आपका सोवियत यूनियन एज वेल एज योर यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, वो क्या कर रहे हैं, अपने पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में अपनी जो सोच है, जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो सोच है, उसको भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उस सोच को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, यानी जो बाकी कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. In a world sharply divided between the two alliance system, a state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpowers and its alliance. So, जो आपका वर्ल्ड है वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, दो ग्रुपों में डिवाइड होना शुरू कर दिया है. ठीक है, और जो भी स्टेट जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि वो उसके लिए लॉयल तो रहेगा, साथ में क्या करेगा, सुपर पावर्स को प्रोटेक्ट भी करेगा और उससे प्रोटेक्शन पाएगा भी. ओके, सो जो आपके वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होने के लिए रेडी हो गई हैं, यानी अपने अपना गुट बनाना स्टार्ट कर दी है. ओके, और स्टेट जो है अपने जो भी ग्रुप में जा रही है उसका जो लीडर है, जो भी उसका पर्टिकुलर कंट्री जो लीडर है, उसके साथ क्या होना है, टाई अप रहना है, यानी कंटिन्यू रखना अपने रिलेशनशिप को, और साथ में बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना है कि वो क्या करें, सुपर पावर्स के साथ जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं उनके साथ जुड़ना शुरू कर दें. द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज टू लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पस. तो अगर बड़े स्टेट्स जो हैं वो पावर के लिए आ रहे हैं, तो वही छोटे स्टेट जो हैं वो अपने एक तरह से डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं. ओके, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स विथ whom दे हैव राइवलरीज. तो स्मॉलर स्टेट जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आ रही हैं. क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला है, पहली बात तो सुपर पावर उनको प्रोटेक्शन देगा. ठीक है, उनको वेपन्स देगा, न्यू टेक्निक्स, वेपनरी सिस्टम देगा और इकोनॉमिक एड देगा, जिसके बेसिस पे वो अपने जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं या अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जिनके साथ उनकी प्रॉब्लम हो रही है उसके खिलाफ खड़ा हो पाएगा और लड़ पाएगा. ओके, द अलायंसेस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स. तो जो ये दो गुट बने वो क्या हो गया, देश को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांटने का पूरा सिस्टम बना दे रहा. अब लग रहा है कि जो देश है, देश की सारी कंट्री है, यानी दुनिया की सारी कंट्री जो है वो क्या हो जाएगा, दो गुटों में बट जाएगी. ठीक है, या तो US की तरफ से या आपका सोवियत यूनियन की तरफ से. ओके, दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप. ओके, most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. तो सबसे पहले इस गुटबाजी का जो असर हुआ है, यानी जो दुनिया के देश हैं वो US और सोवियत यूनियन के ग्रुप में जो डिवाइड होना शुरू हुआ है वो कहाँ शुरू हुए हैं, यूरोप में हुए हैं. ठीक है, यूरोप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है चीज़ों का. सबसे पहले कई चीज़ों की जो शुरुआत है वो यूरोप से ही आपको पाई जाएगी. तो यहाँ पर भी जो है इन गुटों में सबसे पहले जो कंट्रीज़ हैं, यानी यूरोप की कंट्रीज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड होना शुरू हो गई हैं. और कैसे डिवाइड हुई, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ है, यानी वेस्टर्न साइड में यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो US का सपोर्ट करने के लिए के साथ जुड़ गई. ठीक है, वो US के साथ जुड़ गई. वही दूसरी तरफ जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है वो सोवियत
के साथ जुड़ गई, यानी कि यूरोप में भी जो कंट्रीज़ है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। वेस्टर्न वाले यूएसए के सपोर्ट में चले गए और आपके ईस्टर्न वाले जो है वो यूएसएसआर के सपोर्ट में चले गए। ओके, दैट इज़ वाई दीज वेर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस। ओके, सो इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो आपका एरिया है, जो आपके ये कंट्रीज़ थी, वो क्या हो रही हैं, दो नामों से और भी जाने जाने लगी। जो आपका यूएस का कंटेंट है, ठीक है, वो वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाने लगा, और जो आपका ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो उसको ईस्टर्न अलायंस के कंटेंट से हम जानना शुरू कर दिए। ओके, नाउ द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, ओके, विच केम into existence in April 1949। अब जो वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज़ थी, ठीक है, वेस्टर्न अलायंस की कंट्रीज़ कौन है, जो आपकी जुड़ रही हैं यूएस के साथ, ठीक है। तो यूएस की जो के साथ जो जुड़ी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दिया, और क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NATO के भी नाम से जानते हैं। और कब ये बनी है, आपकी अप्रैल 1949 में। It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack of all of them। Okay, तो जब ये बना तो उस समय 12 कंट्रीज इसमें थी, ठीक। जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो उस समय मेन 12 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट थी। और डील क्या था कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशन में जो 12 कंट्री है उनमें से किसी एक पे भी अगर कोई अटैक करता है तो बाकी जो 11 कंट्री है वो सपोर्ट में आ जाएगी और सब मिलकर काउंटर अटैक करेंगे। ओके, यानी एक का दुश्मन सारे के दुश्मन। तो इस आइडियोलॉजी के साथ जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया तो सोवियत वाले पीछे कैसे रह जाते, है ना। तो सोवियत वालों ने क्या किया, द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सो पैक्ट वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955 एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर NATO फोर्सेस इन यूरोप। तो ईस्टर्न अलायंस क्या है, ईस्टर्न अलायंस ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, उसका नाम क्या था, वार्सो पैक्ट, ठीक है, जिसके लीडर कौन थे, सोवियत यूनियन ग्रुप। ये कब आपका क्रिएट हो रहा है, 1955 में। और इसका मेन एम क्या है, ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है कि NATO जो भी अगर कर रही है काम, उसके क्या करेगी, उसको काउंटर अटैक करेगी, ठीक है। यानी कुछ भी अगर ये इनके खिलाफ़ करेंगे, यानी कि वार्सो पैक्ट के खिलाफ़, यानी कि सोवियत यूनियन के जो देश जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ़ कुछ करेंगे, तो ये लोग भी क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्शन के लिए जो NATO है उस पर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। तो अब दो ग्रुप डिवाइड हो गया है और दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस, और वेस्टर्न अलायंस को NATO का नाम दिया गया और ईस्टर्न अलायंस को हमने वार्सो पैक्ट का नाम दिया, ठीक है। वेस्टर्न अलायंस जो है आपका लिंक कर रहा है यूएस से, ठीक है, और जो आपका ईस्टर्न अलायंस है वो आपका किससे लिंक हो रहा है, सोवियत यूनियन से। International alliances during the Cold War era were determined by the requirement of the superpowers and the calculation of the smaller states। तो जो आपकी ये ग्रुप्स बने हैं, ठीक है, वो क्या है, वो उसका मेनली कंटेंट क्या है कि वो जो भी सुपर पावर्स की रिक्वायरमेंट है और जो भी वो स्मॉलर स्टेट्स के कंटेंट से चीज़ें रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, उन सबको क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए, ठीक है। यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। तो भाई जब सारी चीज़ें यूरोप में ही हो रही है, वहीं पर दो ग्रुप बन गए, दो ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट हो गया, तो प्रॉब्लम भी तो सबसे पहले यूरोप में ही आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो जो आपके ये ग्रुप थे, जहाँ एक तरफ वो अपने सुपर पावर्स और उनसे जुड़ी हुई जो कंट्रीज़ थी उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए लगे हुए थे, भाई दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूरोप में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या गुटों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो मेन सेंटर बन गया। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर्स टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर respective alliances। Soviet interventions in East Europe provide an example। तो
भाई जिसके पास ताकत है वो डरा धमका के भी तो लोगों को लाएगा, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो डरा धमका के भी लाएगा। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है कि अब क्या हो रही है, सुपर पावर्स अपना पावर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए है, डराना धमकाना भी शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके कुछ कंट्रीज़ थी, जैसे कि सोवियत यूनियन का एग्जांपल दिया है, उन्होंने अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया और मिलिट्री का इस्तेमाल करके उन्होंने जो आपकी ईस्टर्न अलायंस की कंट्री थी, यानी ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी, उनको अपने साथ जुड़ने पे मजबूर कर दिया। द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप backed by the very large presence of its army in the country of the regions to assure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence। तो जो आपके सोवियत यूनियंस के सोल्जर्स थे, भाई हमें पता है कि उनके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट पे थे, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके अपना प्लान बनाना शुरू किया और कोशिश किया कि जो ईस्टर्न अलायंस की कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं आपकी सोवियत यूनियन से, वो अपना जो कहते हैं ना एक रॉयल्टी जो है या एक वफादारी जो है वो मेंटेन रखे, ठीक है, वो अचानक जाके यूएस के साथ ना जुड़ जाए। तो इस चीज़ को पूरा ध्यान रखा गया कि चाहे वो मर्ज़ी से हो या दबाव से हो, किसी भी तरह से इनके साथ जुड़ी रहे, ठीक है। तो मेनली ईस्टर्न यूरोप में भी कम से कम आधी कंट्री जो है वो बिल्कुल सोवियत यूनियन की सोच को ही फॉलो करे। क्यों इतना प्रेशर है? क्योंकि सोवियत यूनियन जो है सोशलिज्म को फॉलो कर रही है, सोसाइटी के डेवलपमेंट को फॉलो कर रही है, लोगों के डेवलपमेंट को नहीं कर रही है। तो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है कि आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो पहले से अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर रही है। In East and Southeast Asia and in West Asia, Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization (SEATO) and Central Treaty Organization (CENTO). ओके, तो सोवियत यूनियन जब अपना ग्रुप बनाकर जो है मिलिट्री का पावर इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रही है या अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है कंट्रीज़ को, तो वही दूसरी तरफ यूएस जो है उसने भी क्या कर दिया, दो ग्रुप बना दिया, सीटो और सेंटो, और उसमें लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो कई सारी आपकी एशिया की कंट्री, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, कुछ वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ वो क्या हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ना शुरू कर दी है। द सोवियत यूनियन एंड द कम्युनिस्ट चाइना रेस्पॉन्डेड बाई हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद द रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। तो एक तरफ यूएस जो है वो आपका पूरा अपना जो कहते हैं रिलेशनशिप है वो बिल्ड करी है एशियन कंट्रीज़ के साथ, वही दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में भी चाइना के साथ मिलकर, ठीक है, चाइना के साथ मिलकर अपने रिलेशनशिप जो है वो और बढ़ा रहे, किसके साथ, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ। ओके, यानी एक तरफ यूएस जो है एशिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, वेस्टर्न और ईस्टर्न एशिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वही दूसरी तरफ जो आपका सोवियत यूनियन है वो चाइना के साथ मिलकर आपका वियतनाम, कोरिया और इराक जैसी कंट्रीज़ पे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। The Cold War threatened to divide the world into two alliances. Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial power such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. तो अब एक तरफ तो सुपर पावर्स का दबदबा बन गया और दुनिया जो है वो इन दो सुपर पावर्स के गुटों में डिवाइड हो रही है, लेकिन उन कंट्रीज़ का क्या जो अभी अभी इंडिपेंडेंस पा रही है या इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए लड़ रही है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर हम इंडिपेंडेंस गेन कर भी लेंगे तो एक बार फिर से इन सुपर पावर्स की लड़ाई में फंस जाएंगे और हम इनके कंट्रोल में वापस आ जाएंगे। हमें पता है कि कॉलोनिज़म जो है वो ब्रिटेन ने कई कंट्रीज़ पे फैलाया था, फ्रांस ने भी कई जगह पे कब्ज़ा किया था। तो जो अपने आप को ब्रिटेन और फ्रांस से अभी अभी आज़ाद करा रहे हैं या करा चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि उनकी फ्रीडम क्या है, छीन ली जाएगी। उनको भी इस गुट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी गुट का लीडर बोलेगा वही चीज़ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस फ्रीडम में कहीं ना कहीं उनका फ्रीडम उनको दिख नहीं रहा है, लड़ाई तो लड़े लेकिन फ्रीडम दिख नहीं रहा है। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर। कम्युनिस्ट चाइना quarreled with the USSR towards the late
1950 and in 1969 they fought a brief war over the territorial dispute। तो हमें पता है भाई, जो भी इतनी सारी सुपर पावर्स एक साथ आ रही हैं, गुट बना रही हैं, उनके साथ हमेशा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा ना। तो एग्जांपल दे दिया कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टूट भी रही हैं, एक दूसरे से अलग भी हो रही हैं, नए गुटों में भी जा रही हैं या इंडिविजुअल होती जा रही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बाद में कई लोगों के बीच में क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे कि यूएस और यूएसएसआर की, तो वो मेन सुपर पावर्स है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है ना कि बाकी कंट्रीज़ भी नहीं है सुपर पावर या उनके पास अच्छी मिलिट्री है, वो नहीं है। तो वो डोमिनेट तो होना चाहेगी नहीं। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन बाद में रियलाइज़ होने लगा कि वो क्या हो रहे, डोमिनेट हो रहे हैं, और इसके वजह से इन लोगों के बीच में भेदभाव, मतलब मतभेद, ठीक है, झगड़ा जो है स्टार्ट होना शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ पर चाइना और सोवियत यूनियन का एग्जांपल दे दिया है कि किस तरह से उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो कहते हैं ना, एरिया को कैप्चर करने तक की लड़ाई हो गई। द अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन allied movement, okay, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances। तो एक तरफ जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो वही दूसरी तरफ एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ बाय द हेल्प ऑफ द सम मेंबर्स, ओके, दैट वाज द नैम। जो करेंटली जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, उनको एक उनके लिए एक ग्रुप फॉर्म हो जा रहा है, यानी उनको एक पाथ मिल जा रहा है जिसकी वजह से ये दोनों सुपर पावर्स की लड़ाई से क्या हो सके, अलग रह सकें। ठीक है, तो कई लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में अब सोचना शुरू कर दिए। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलायंस एट ऑल। आफ्टर ऑल, विद देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड रेगुलर आर्मीज, दे वर सो पावरफुल दैट द कंबाइंड पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका and even in Europe was no match to that of the superpowers। सबसे बड़ा सवाल पूछ दिया भाई कि सुपर पावर्स जो हैं उनको ये छोटी कंट्रीज़ का सपोर्ट ज़रूरत क्यों है। भाई अमेरिका है, रशिया है, ये सब इतनी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनको छोटी कंट्रीज़ का सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। वो तो सब कुछ अपने पास है ही, उनके पास इकोनॉमी है, वेपनरी सिस्टम है, एडवांस है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो उनको छोटी कंट्रीज़ का सपोर्ट की क्या ज़रूरत है ना। जैसे कि हमने देखा कि वेस्टर्न वाले जो एशिया की तरफ जा रहे हैं, ईस्टर्न वाले जो हैं आपका कोरिया और इराक की तरफ जा रहे हैं, उनको स्मॉल पावर्स की ज़रूरत क्या है, स्मॉल स्टेट्स की ज़रूरत क्यों है। सो व्हाई दे नीडेड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द वाइडर रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। भाई रिसोर्स, छोटी कंट्री हुई तो क्या हुआ, लेकिन हमें पता है कि गल्फ़ एरिया जो है वो ऑयल के लिए बहुत रिच है। तो यानी इन कंट्रीज से दोस्ती करके आप क्या करोगे, उनसे ऑयल कम दामों पे ख़रीद पाओगे। तो ऑयल और मिनरल्स के लिए इन छोटी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। याद करो क्यूबा में क्या है, सोवियत यूनियन अपना मिसाइल बेस बना रहा था ना। इसी तरह से इन छोटी कंट्रीज़ का मदद लेकर वो क्या करते, अपने मिसाइल बेस को बनाते, ठीक है, अपने वेपनरी सिस्टम को स्टैब्लिश करते कि जिसके बेसिस पे वो आराम से कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। अपनी कंट्री पे तो लिमिटेड हो जाएंगे ना, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो उनके पास एक बहुत बढ़िया एरिया होगा अपने क्या कहते हैं, कंट्रोल को स्टैब्लिश करने का या अपने दुश्मन पे वार करने का। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अब देखो वो एरिया जिससे वो क्या कर पाएंगे, अपने दुश्मन की जासूसी कर पाएंगे। अब आप अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहते हो तो दिक्कत होगी ना, लेकिन आसपास की कंट्री में रहोगे तो अपने लोगों को भेज सकोगे, स्पाई करवा सकोगे, अटैक करवा सकोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर स्पाई का भी कंटेंट है जिससे क्या कर सके, अपने दुश्मन की कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में या उनके लॉज और डिसीजंस के बारे में जासूसी करवा सकें। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल एलायंस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर द मिलिट्री एक्सपेंसेस। तो इकोनॉमिक सपोर्ट, कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर सकती हैं, एक साथ जुड़कर जो आपका सुपर पावर है उनकी मिलिट्री एक्सपेंसेस को क्या कर सकती हैं, बियर कर सकती हैं या फिर
पैसा प्रोवाइड कर सकती हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक मिलिट्री का बहुत बड़ा खर्चा जो है एक पर्टिकुलर कंट्री का क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ उनको लगेगा कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो उसके लिए भी अपना यूज़ करेगी पैसा, साथ में गवर्नमेंट और मिलिट्री को डेवलप करने के लिए अपना पैसा लगाएगी। तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से आपके एसेट बन जाएंगे, एक सोर्स बन जाएंगे, जिसके बेसिस पे जो सुपर पावर्स है उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिगार्डिंग विद द आइडियोलॉजी, they were also important for ideological resource, सोच, ओके, सोच और जिसको फॉलो करना है। The loyalty of the alliance suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well as that liberals, democracy and capitalism were better than the socialism and communism or vice versa। अब आइडियोलॉजी का डिफरेंस, हमें पता है कि यूएसए कैपिटलिज्म पे बिलीव करता था, यूएसएसआर जो है आपका सोशलिज्म पे बिलीव करता था। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया उस सोच को हाईलाइट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ है उनकी लॉयल्टी सिर्फ सुपर पावर्स के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि उनके आइडियाज़ के रिगार्डिंग भी है। जैसे कि यूएस अगर कहें तो वो लिबरल, डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों को, यानी कि राइट्स के कंटेंट में चीज़ों को प्रेफर कर रहा है। वही जो आपका यूएसएसआर है वो सोशलिज्म यानी सोसाइटी और कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, यानी लोगों के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की बात ज़्यादा हो रही है। तो एक सोच के अभी क्या हो रहा है, एक डिवीज़न हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इन लोगों की जो बीच की लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बस फ़र्क ये है कि ये डायरेक्ट वॉर पे नहीं आएंगे, बल्कि कोल्ड वॉर पे ही रहेंगे, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, so for today this much only, we will meet in our next video of this chapter. So if you like my video, please like it, share it and subscribe the channel so we can continue this type of the contents on the regular basis. So till then, good day everyone.